स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री फिजिकल वाली, ऑर्गेनिक वाली नहीं, फिजिकल वाली। तो आई एम कंसिडरिंग आपने सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर लिया और जनरल फिजिकल केमिस्ट्री भी खत्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखने के आए हो पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर अभी तक सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका जो आपका असाइनमेंट है वो सॉल्व करके आपके नोट में सोल्यूशन नहीं है, तो फिर ये वाली वीडियो से बंद कर दो। पहले कंप्लीट करके आओ सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद ही ना पॉलीमर, ठीक है? क्योंकि अगर पहले वाला खत्म नहीं होगा, आगे वाला सिर्फ देखते जाओगे तो बहुत बेकार बात है। हमेशा ही बोलती हूँ सिर्फ नोट्स बनाने से, सिर्फ फॉर्मूले नोटबुक में लिखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं है। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री, आपको पता है न्यूमेरिकल से आने में जितनी बार आपको कॉन्सेप्ट समझा लूं, जितनी बार आपको डेरिवेशन करवा लूं, कुछ भी करूं, लास्ट में क्वेश्चन में फॉर्मूला ही लगना होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और साथ में फॉर्मूला और साथ में प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करेंगे क्वेश्चंस की, वही यूज होती है एग्जाम में, है ना? तो पहले वाला कंप्लीट करें ना, उसका हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात आगे जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स को ही हम या पॉलीमर को क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर या फिर मैक्रोमोलिक्यूल दोनों एक ही चीज है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये बोलो कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका जो मोलर मास है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? 5000 से लेके मिलियंस तक वैरी करता है, 5000 टू मिलियंस। तो इतना समझ में आया। एक और बात, ये थ्योरेटिकल चैप्टर कुछ कुछ जगह पे तो आपको ना बिल्कुल ऐसे लाइंस की नीड नहीं है। जैसे मैं लिखा रही हूं इतना लिखो, समझते हुए चलो। आना तो क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड है, बट लर्न नहीं है, बट उससे सिर्फ ये कि चैप्टर की फील आ जाए। क्वेश्चन तो ये नहीं कि वैल्यू से पुट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा घुमाए दे क्वेश्चन को, आपको समझ में आए कहां से क्या करने की ट्राई करी गई, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है हमारे पास, आपको पता है जो पॉलीमर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जैसे हमें पता है प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एग्जांपल किसका? पॉलीमर का, तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स भी होती होंगी। तो बेसिकली बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मोनोमेरिक यूनिट्स। अब सेवरल में कितना आता है? सेवरल में कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, तभी तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ तक पहुंच गया, है ना? तो बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स का। एग्जांपल के लिए सपोज करो, अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन कोई भी है अगर, वो क्या है? पॉलीमर है ना? तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से मिलकर ही तो प्रोटीन बनता है। यहाँ पे क्या है? मोनोमर, ठीक है? उसके बाद क्या होता है हमने देख लिया। और साथ में बात ये होती है, जो ये मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड होती है? कनेक्टेड होती है किससे? दे आर कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? सो कोवेलेंट बॉन्ड्स, अभी लिखो मोनोमेरिक यूनिट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। इंटरकनेक्टेड इसे ना आर इंटरकनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? अभी समझ में आ गया हमें जो पॉलीमर होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स से कंबाइन करके बनते हैं, और मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन करते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये हमारा हो गया पॉलीमर का अपना इंट्रोडक्शन। अब ना बात ऐसी होती है, हमने ये तो देख लिया कि जो पॉलीमर है वो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना होता है। अब ना एक बार और नाम लिखना ब्रैकेट में, रिपीट यूनिट्स। रिपीट यूनिट्स को लिखा ना, क्योंकि जो भी मोनोमर होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब बार बार वही यूनिट्स को रिपीट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ रिपीट यूनिट्स का, इससे क्या मतलब है वो देखो। मान लो मैं बोल रही हूँ पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, ठीक है? यहाँ पे रिपीट यूनिट्स क्या है? यहाँ पे रिपीट यूनिट है, रिपीट यूनिट इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जो ए है ये हमारे पास क्या है? रिपीट यूनिट। ये बार बार क्या रिपीट हो जा रही है हमारे पास, है ना? अगर मान लो कैसे मैंने लिखा ए बी ऐसे करके सपोज, तो इस वाले केस में रिपीट यूनिट क्या है? ए बी। जो ये वाली यूनिट है बार बार रिपीट हो रही है ना? यहाँ पे क्या हमारे पास रिपीट यूनिट क्या है? ए बी। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट जो होती है अपने आपको रिपीट करती रहती है, सबको कंपाइल करके कोई कनेक्टेड किससे होती है? कनेक्टेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कनेक्टेड क्या बनाती है? पॉलीमर बनाती है, ठीक है? अब ना बात ये आती है कि पॉलीमर तुमने देख लिया क्या है? बेसिकली बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी, कंबाइन करते पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है? अब ना एक टर्म आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो ये, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या है? सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंटेन्ड इन अ पॉलीमर। तो किसी भी पॉलीमर में कितनी नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 5 मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट है हमारे पूरे पॉलीमर में, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स है, ये बोलो कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स ने कंबाइन करके पॉलीमर बनाया है, उसको हम किसके नाम में पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के टर्म्स में। इसको निकालेंगे कैसे? ये होता है इसका फॉर्मूला m by m। m by m का मतलब क्या हुआ? p तो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ पॉलीमर। मोलर मास ऑफ पॉलीमर, कि जो भी पॉलीमर हम स्टडी कर रहे हैं उसका मोलर मास कितना है, और इस मोलर क्या है? मोलर मास ऑफ मोनोमर या फिर मोलर मास ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक, ठीक है? अब जैसे ये मान लो सपोज करते हैं हमारे पास ना ये क्या है, हमारा एक पॉलीमर है, 1 2 3 4 5 से मिलकर बना है, 5 मोनोमर से मिलकर हमारा ये पॉलीमर बना है। मैं आपको बोलती हूँ कि इसका जो अपना मोलर मास है ना, सपोज वो कितना है? 50। वो कितना है? 50, ओके? और मैं ये बोल रही हूँ कि एक जो ए हमारे पास, जो एक मोनोमर है यानी कि जो एक ए है, उसका मास कितना है? लेट्स से 10, उसका कितना है? 10। हमारे पास पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू अभी 5, यानी कि हमारे पास 5 मोनोमेरिक यूनिट होंगी जिनका एक का मास कितना है? 10। तो 10 + 5 कंबाइन 10 + 10 + 10 + 8 50, वैसे करके
अगर आपको पूरे पॉलीमर का मास पता हो और ये पता हो कि आपके एक मोनोमेरिक यूनिट का मास कितना है, तो आप निकालोगे नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कितनी होंगी उस पे, है ना। इसको दूसरे से निकाल सकते हैं। मान लो आपको ये दे रखा है कि कोई पॉलीमर है, पॉलीमर का मास है 100, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स कह लो, नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कह लो, सपोज आपको देखिए 10 है उसमें, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया गया है कि एक मोनोमेरिक यूनिट का मास कितना है, कैसे निकालोगे। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर्स मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की 10 इज इक्वल टू मोलेक्युलर मास ऑफ पॉलीमर व्हिच इज 100 डिवाइड बाय m। जो भी निकालना है तो m क्या हो जाएगा 100 बाय 10, फिर आ जाएगा 10, यानी हमारे पास एक मोनोमेरिक यूनिट का मास है 10 और 10 का कितना 100, बस वही बात है, ठीक है। तो ये था अपना डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब ना बात ये आती है कि हमने ये तो बोल दिया कि इनके बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है ना। इन्हीं से हमारे पास क्या बनता है, अब कोवैलेंट बॉन्ड तो है लेकिन वो कनेक्ट कैसे होगा, उस पर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर को। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अभी ना आपको ऐसे लग रहा होगा कि हम सिर्फ फॉर्मूले देखे जा रहे सारे चैप्टर में, हम थोड़ी सी थ्योरी देख रहे थे, फॉर्मूले देख रहे थे। काम पर है क्या करने वाली मैं, अभी हमने ये देख लिया, पूरी आपकी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं करवाने वाली हूँ, हमने जितने फॉर्मूले यूज करें ना, इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे जाने से पहले जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, इन्हीं से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं, बट ये एक्चुअली जो हमने फॉर्मूले लिखे वो यूज कैसे होते हैं उनको सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए एक और वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो दिख जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कौन सा असाइनमेंट जिसमें अपने प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन होंगे और गेट के क्वेश्चन होंगे, वो तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे पहले न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन चलने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो देखो जो मोनोमर होते हैं, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास ए है, वो सिर्फ कंबाइन करे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसकी, यहाँ पे ए भी थी, हमारे मोनोमर मान लो ए भी है, इसके पास ना भी दो ऑप्शन है। वो नेक्स्ट जैसे मोनोमर तो ये हो गया, अब बहुत सारे मोनोमर अलग अलग कर दो सबको, ये है ना। तो इनके पास अभी मैं बोल रही हूँ कंबाइन करवा रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कोई ऐसे कंबाइन करवा ले, ए भी करके ऐसे से कंबाइन करवा रहा है, आप में से कोई इसको, है। एक हो सकता है आप इसको ऐसे कंबाइन कर दो, बी को बी से कनेक्ट कर दो ऐसे करके, है ना, फिर ए को वापस से बी से कनेक्ट कर दो ऐसे करके, कुछ भी कर सकते हो ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसी के बेसिस पे अलग अलग तरह की होती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले आता है, अगर मैं मान ली हमारा हेड, जैसे मैंने ए भी लिया, ठीक है, हमने मान लिया हमारा हेड है ये और सपोज टेल है, जैसे मैंने लिखा वैसे इसको हेड मान लो, इसको टेल मान लो, जो माने मान लो, मींस ए को हेड मान लो, और हम इस तरह से देख रहे हैं हमारा हेड है, ये हमारी टेल है, इस वाले मोनोमर की, ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी क्या होता है, फर्स्ट क्या हो सकता है कि जो ये मोनोमर्स होंगे वो कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे कंबाइन हो सकते हैं। एक तो हेड टू हेड, हेड टू हेड, है ना, हेड टू हेड। मान लो हमने हेड को अल्फा मान लिया और टेल को मान लिया बीटा, तो हेड टू हेड और टेल टू टेल, टेल टू टेल, ठीक है। अगर हेड को अल्फा बोलते मतलब अल्फा अल्फा कनेक्ट होगा, और अगर इसको टेल को बोलते हैं बीटा, तो बीटा बीटा कनेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा पहले वो देखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बना सकते हो सबसे पहले, तो इसलिए एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास कुछ क्या है, ये है हमारे पास n नंबर ऑफ ऐसे वाली मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट है, उनको कैसे कंबाइन करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा ना पॉलीथाइलिन होता है, पॉलीथाइलिन, ये भी तो एक पॉलीमर है ना, कह सकते हैं इसको ऐसे भी कुछ चीजों कि मतलब बेसिकली ये वाली यूनिट जो बार-बार रिपीट कर दिया अपने आप को हर जगह पे, तो सब करके दिखा सकते हो। लेकिन इससे बेटर क्या होगा, इसको आते हैं यहाँ से, इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मतलब बहुत सारी CH2 CH2 की यूनिट्स होती हैं, क्या बोलते हैं पॉलीथाइलिन। यहाँ पर देखो हमें इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको भी कनेक्ट करना है, क्या है, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स हो गई, इनको हमें कंबाइन करके पॉलीमर बनाना है। तो हमने मान लिया ये इसका हेड हो गया, ये टेल होगी सपोज, ठीक है। तो कंबाइन कैसे कर सकते हैं, एक तो अल्फा अल्फा कनेक्ट हो सकता है, एक हो सकता है बीटा बीटा कनेक्ट हो जाए, है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हमने काम करा, हमने CH2 देखो इसको ऐसे इस तरह से शो करते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ना कहीं ना कहीं भी कनेक्ट होगा, हमने मान लिया, हम इसको स्टडी करना स्टार्ट करें, ठीक है। CH2 फिर है अपना CH और R, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। अब मान लो ये बीटा है, ये वापस दूसरे बीटा से कंबाइन करके देखो n का मतलब बहुत सारे ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं ऐसी, बहुत सारी ऐसे n नंबर ऑफ है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। मान लो बीटा बीटा कंबाइन करें, अब जो ये वाला बीटा अपना था इसके बीटा से कंबाइन करके क्या बनेगा CHR, इस तरह से हो सकता है क्या क्या बीटा, ठीक है। उसके बाद हम दिखा सकते हैं क्या साथ में से ये कंबाइन करें तो अल्फा तो साथ में होगा नहीं अल्फा, तो पहले हमने ये वाला पार्ट कंसीडर करा अल्फा बीटा यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, ठीक है। ऊपर यहाँ पे लगा कि अल्फा ये हो गया। अब क्योंकि कनेक्शन क्या है, या तो अल्फा अल्फा का हो गया या फिर बीटा बीटा का अल्फा क्या होगा, इसका अल्फा कनेक्ट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, CH2 which is alpha and then CH and then R, उसको ऐसे करके छोड़ दो, किससे कनेक्ट होगा, ये बीटा से कनेक्ट होगा। इस तरह से हमारे पास सबसे कनेक्टिविटी हो सकती है, जिसमें अल्फा अल्फा जो है वो अल्फा अल्फा से कनेक्टेड और बीटा बीटा से कनेक्टेड, इस तरह से, ठीक है। मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन होती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हेड है वो टेल से कनेक्ट हो, हेड टू टेल, यानी कि अल्फा और बीटा का कनेक्शन अगर हो तो क्या होगा, तो हमें अल्फा को बीटा से कनेक्ट करवाना है। तो देखिए CH2 CH और ये R, ये अल्फा है ये बीटा, बीटा को अल्फा से कनेक्ट करवाना है। अल्फा कौन सा है, CH2 CHR, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा को फिर से अल्फा से कनेक्ट करवाना है CH2, ऐसे करके बनाते जाओ, अल्फा ये बीटा बार-बार ये जीरो करेगा, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन करवा सकते हैं। तो ये तो सिंपल बात है कि हमने देखा कि कैसे कैसे कनेक्शन हो सकता है। अगर हम इसको भी कंसीडर कर रहे हैं
तो अल्फा बीटा से रहेगा, बीटा अल्फा से हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। अब ना ये तो चलो रैंडम है कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ना इस वाली चीज को देखो, जो ये कनेक्शन है इसको देखो, और इसमें भी क्या है, इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट, इसमें हम ये बोल सकते हैं, जिनको मैंने सर्कल करा है उसमें जो ये वाली कार्बन है उस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। कैसे, इसे मूव करें तो यहाँ पे एक ही H है, एक ही CH2 है, एक ही अल्काइल यहाँ पे चेन लगी हुई कोई, और ये 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो जिस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बोल लो उसको, है ना। तो ये वाली कार्बन कहें तो कायरल कह लो, एसिमेट्रिक साइक्लिक कह लो, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कह लो, जो कहना चाहो कह सकते हो। देखने हमारे पास जैसे कार्बन प्रेजेंट है तो हमें ये पता है, ऑर्गेनिक आपको आइडिया तो है ऑब्वियसली, स्टीरियो पढ़ी रहे हैं, तो क्या होता है डी और एल कॉन्फिगरेशन हो सकती है, डी और एल कॉन्फिगरेशन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी डी और एल कॉन्फिगरेशन के बेस पे क्या करते हैं, इनको 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने तो सिंपल सिंपल कि CH4 ऐसे करके है CH4, बट एक्चुअल में H कैसे लगा हुआ है आपको पता है। एक्चुअल चेन कैसे होती है, एक्चुअल तो ऐसे दिखती है हमें, जो हमारी ऐसा ही चेन होती है हमारे पास ऑर्गेनिक में, तो ऐसे होती है ना, ऐसा थोड़ी दिखती है स्ट्रेट लाइन, ऐसे होते हैं एक्चुअल में। इसमें कुछ ऐसे लगा होता है और कुछ ऐसे लगा होता है, ऐसे इसमें कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, एक्चुअल में तो ये ऐसे है ना। तो अब इसी बेसिस पे एक्चुअली इसके रीअरेंजमेंट कैसे होते हैं, उसी बेसिस पे पॉलीमर्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उनको भी स्टडी करने वाले। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है आइसोटेक्टिक पॉलीमर। क्लासिफिकेशन बढ़ रहा है, फर्स्ट कौन सा है, आइसोटेक्टिक पॉलीमर, आइसोटेक्टिक पॉलीमर। इसमें क्या होता है हमारे पास, all the asymmetric carbons have same D or L configuration. All the asymmetric carbons have same D or L configuration. ठीक है, मतलब ये हुआ या तो सारे D होंगे या फिर सारे L होंगे। इसके डिसीजन कैसे निकाल सकते हैं इसको, मान लो कुछ ऐसी चेन है, ठीक है, बेटा मेरा डी CH2 आ जा रहा था उसमें, तो मान लो हमारा CH2 है, CH2 से क्या आ रहा था, तो क्या है, मान लो जो R था ना अपना ऐसे अटैच है, ऐसे करके R में लगा हुआ है, H जो है वो डैश पे उसको दिखा देना, ऐसे दिखा सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। बीच में CH2 था, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर से दिखाएंगे R, ठीक है, R और ये अपना H, ठीक है, ऐसे फिर से ये R और ये H चला जाएगा ऐसे, है ना, मतलब ऐसे निकलते इसको ऐसे छोड़ देते, ऐसे बढ़ती जाएगी चेन पॉलीमर ना पूरा। तो बेसिकली बात ये है, जितने भी एसिमेट्रिक सेंटर होंगे सबकी कॉन्फिगरेशन सेम होगी, या तो D होगी या फिर L होगी, ठीक है। सेकंड कौन सा आता है, सेकंड आता है सिन डायोटैक्टिक, सिन डायोटैक्टिक, सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर। इसमें क्या होता है, जो ऑल्टरनेट जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उनकी जो कॉन्फिगरेशन होती है वो डिफरेंट, वो सेम होती है। तो आप ये सकते हो है ऑल्टरनेट D और L कॉन्फिगरेशन, है ऑल्टरनेट D और L कॉन्फिगरेशन, D और L कॉन्फिगरेशन, मतलब ये देखो, और इसको वापस से बनाओ ऐसे, तो यहाँ पे मान लो अगर R ऐसे है तो यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे फिर से ऐसे, मतलब क्या है ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो है वो सेम होगी हमारी कॉन्फिगरेशन। कौन से होता है हमारे पास, सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर। उसका थर्ड आता है कौन से, एटैक्टिक, एटैक्टिक पॉलीमर। एटैक्टिक को हेटेरो पॉलीमर भी बोलते हैं, हेटेरो पॉलीमर। इसमें क्या होता है, जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं सबकी कॉन्फिगरेशन रैंडम होती है, कोई पैटर्न पर्टिकुलरली फॉलो नहीं होता है, तो हम बोलते हैं रैंडम कॉन्फिगरेशन, रैंडम कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन किसकी, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो मतलब अगर आप इसको ऐसे बना रहे हो, ऐसे इसको भी कर लेना, कैसे ऐसे है आगे कंटिन्यू ऐसे रहेगा, ऐसे करके। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी हो सकता है ये हो, तो कुछ भी हो सकता है, कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे होती है रैंडम कॉन्फिगरेशन होती है। अब ना ये तो हमने दिए टाइप्स होते हैं इसके पॉलीमर के, है ना। उसके बाद जो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड है, आइसोटैक्टिक एंड सिन डायोटैक्टिक, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स। आप लिख सकते हो 1 and 2 आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, ठीक है। अब ना बहुत पहले की बात है, जब ये सब डिस्कवर हुई रहा था, उस टाइम पे ना स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर को बनाने के लिए, इसको सिंथेसाइज करने के लिए कैटलिस्ट डेवलप किया गया था। तो वो कैटलिस्ट का नाम क्या था, ज़िगलर-लेटा कैटलिस्ट। ये बहुत पॉपुलर है। इस कैटलिस्ट को डेवलप किया गया था टू सिंथेसाइज स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। और ये कैसा दिखता है, बेसिकली इसमें होता है PiCl4 प्लस AlEd3 इथाइल, है इथाइल, AlEd3 को ऐसे लिख सकते हैं AlC2H5 इथाइल है वो भी, तो ये दोनों एक ही वाला, जैसे मर्जी लिखो। तो ज़िगलर-लेटा कैटलिस्ट का होता है PiCl4 प्लस AlEd3 कैटलिस्ट था, इसलिए ना इसको हम यूज कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं किसके लिए, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने काफी देख लिया, काफी थियरी वाला पोर्शन हो गया, एग्जाम तो फिजिकल का है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन वाले बैठे। तो अभी ना बात ऐसी होती है, मान लो आप ना कोई पॉलीमर सिंथेसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो पॉलीमर तो हमने देख लिया, हमने ना ऐसे करके ड्रॉ करके सारे पॉलीमर्स को, मतलब ये चेंज होगा, आगे बढ़ती जाएगी।
लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, करने को तो पॉलीमर सिंथेसाइज कर लेते हैं, बट पॉलीमर जो है उनकी चेन जो है, मान लें कि 100 मोनोमर जो सामने कंबाइन हो रखे हैं, हम तो ये मान लें कि 100 कंबाइन हो रखे हैं, बट एक्चुअल में सारे कंबाइन नहीं तो पॉसिबल है। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या, इनफैक्ट हर केस में क्या होता है, जो चेन होती है वो ब्रेक कर जाती है, चेन जो है आपस में ब्रेक कर जाती है। जैसे मान लो हमने कोई पॉलीमर बनाया है जिसमें हमारे पास 100 नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट है, तो वो सारी चेन मान लो 30 वो ब्रेक कर गई, 30 जो वो ब्रेक कर गई है, तो अभी भी वो पॉलीमर है ना, बट क्या है, मान लो ऐसे मानते हैं, ऐसे से करके सपोज 100 मोनोमर्स है, 1000 जितने भी है। अब क्या हुआ, इतनी बड़ी चेन अगर है तो आपको पता है देखने में ऐसे लग रही है, पूरी सोल्यूशन देख लेना, सोचते हैं ना, कोई बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, तो मान लो ये यहाँ से ब्रेक कर गई, सपोज यहाँ से, तो क्या हुई ये, उसके बाद मान लो यहाँ से ब्रेक कर गई। तो कहने के लिए हमारे पास जो पूरा सॉल्यूशन जो है उसका मोनोमर की पॉलीमर की बात करें तो एक्चुअली ऐसा है ही, एक्चुअली क्या वो ब्रेक हो चुका है अलग अलग पोजीशन पे जाके। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो पूरा इधर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, वो 100 मोनोमर यूनिट कंबाइन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, तो ब्रेक कर गया। तो ब्रेक करने की वजह से क्या है, हम ऐसा कभी भी डायरेक्ट मोलर मास नहीं निकाल सकते, हम किसी भी पॉलीमर का डायरेक्ट आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते उसकी मोलर मास की। इसी वजह से क्या करते हैं, एवरेज मोलर मास निकालते हैं, एवरेज मोलर मास निकालते हैं पॉलीमर का, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी पॉलीमर को सिंथेसाइज करने का ट्राई करते हैं तो चेन कितनी बड़ी होती है वो तो ठीक है, बट क्या होता है वो बीच से ब्रेक कर जाती है। एक्चुअल में पूरा मोलर मास, एक्सैक्ट मोलर मास निकालना पॉसिबल नहीं होता किसी भी पॉलीमर का, इसलिए किसी का हम बात करते हैं एवरेज मोलर मास की। चलो ठीक है, ब्रेक हो गया, अलग अलग चेन में मान लो ब्रेक हो गई है, इन सबका एवरेज मोलर मास निकाल दो। इसलिए पॉलीमर के केस में हम कभी भी उसका एक्यूरेट मोलर मास मेजर नहीं करते हैं, उसका एवरेज मोलर मास मेजर करते हैं। अब एवरेज किसका, जो ये ब्रेक कर गए हैं, हम तो देखेंगे जैसे 3 को ब्रेक करें, क्या पता कितने ब्रेक हुए, और 100 तो बहुत छोटा नंबर है, 1000 मोनोमेरिक चेन भी होते हैं, 1000 मोनोमेरिक यूनिट्स भी होती है पॉलीमर को कंबाइन करके बनाने में, ठीक है। तो मान लो 3-4 जगह पे ब्रेक कर गई वो चेन है ना, तो अब क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं, उसका एवरेज मोलर मास निकाल लेते हैं। अब एवरेज मोलर मास निकालने के 4 मेथड होते हैं जो हम स्टडी करने हैं, और जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो एवरेज मोलिकुलर मास है या फिर एवरेज मोलर मास है वो 4 तरह का होता है। एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स, हमारे पास 4 तरह के एवरेज मोलिकुलर मास होते हैं। एवरेज मोलर मास फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है नंबर एवरेज, फर्स्ट होता है नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास जिसको डिनोट करते हैं किससे, एम एन नंबर के लिए। और ये है हमारे पास क्या, नंबर एवरेज मोलर मास। उसका होता है वेट एवरेज, हम आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे, मतलब अभी पहले करते हैं फिर जाएंगे आगे, बता देती हूं वैसे। नंबर एवरेज, उसके बाद वेट एवरेज, फिर आता है जेड एवरेज, और लास्ट आता है विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास, उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं इस पे नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो पूरी पॉलीमर की चेन थी, वो ना 3 उसमें जैसे देखा 3 उसमें ब्रेक कर गई, 3 मोनोमर यूनिट मान लीजिए ऐसे करके कोई पॉलीमर है बहुत बड़ा सा, ठीक है, मान लो वो 3 में ब्रेक करके ऐसे करके, अगर ब्रेक करा होगा इन तीनों का हमें लेना है मोलर मास, उसका एवरेज निकाल देना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, एमएन जो क्या होगा। अब ना हाँ, ऐसे वाले कितने ब्रेक, जैसे मान लो ये पॉलीमर से कंसीडर करें तो सिर्फ सिंपल से कंसीडर करने बात है ना। अब ना मान लो ऐसे ऐसे क्या होता है, जैसे वाली यूनिट है तो एन नंबर ऑफ मान लो 4 ऐसे यूनिट्स, हमारे पास ऐसे ऐसे जो है वो 4 यूनिट्स है। अब इसमें यहाँ से ब्रेक कर, सपोज आगे भी है ऐसे करके कुछ है, अब ना एक फिर से ब्रेक करा तो इसमें भी 4 कार्बन एटम है, इसमें भी 4 कार्बन एटम, इसकी वजह से 4 वाले कितने होंगे, तो हमने मान लिया कि n1 ऐसे होंगे जिनमें क्या हमारे पास ये वाली यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे करके कैसे काउंट करते हैं इनको, जैसे ऐसे मान लो कितना ये 4 कार्बन यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ओके। उसके बाद इसमें कितने 1 2 और ये 3, ऐसे करके इसको ब्रेक करते जाओ, देखते हो कितनी कार्बन, तो ये ब्रेक करके हम ये कार्बन है 1 2 3 4, इस तरह से हम दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी क्या होंगी मोनोमेरिक यूनिट्स आ जाएगी। अब आप ये बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछती हूँ कितने ऐसे कितनी मोनोमेरिक यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 4 है, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 एक तो ये वाली यूनिट है, ठीक है। इसके बाद ऐसे मान लो ये वाली यूनिट है जिसमें 4 कार्बन है, ठीक है। और 2 वाली बात करें तो 3 वाली बात करें तो हमारे पास कैसी है, ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी। तो क्या करते हैं हम ये मान लेते हैं कि ऐसे यूनिट जो है इसका मास निकाल सकते हो ऐसे है, इसका मास निकाल सकते हो, मान लिया हमने कि ऐसे वाले इसमें 4 हमारे पास ऐसे 4 कार्बन का मास हमने मान लिया m1, और ऐसे यूनिट्स कितनी है उनको हमने मान लिया n1, यानी कि n1 इतनी ऐसी मोलिकुलर यूनिट्स हैं, n1 ऐसी मोनोमर यूनिट्स हैं जिनका मास जो है वो m1 है, मतलब एक का मास जो है वो m1 है। सपोज ये 4 कार्बन वाले का मास कितना है 50, ठीक है। मैं बोल रही हूं ऐसे कितने 4 है, सपोज इसमें क्या है 4 कार्बन है, तो क्या करेंगे 4 × 50, तो यानी कि आपको चाहिए नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कितनी है ऐसे वाली जिनका मास कितना है m1, तो इसको ऐसे निकालते हैं नंबर एवरेज को, n1 × n1 प्लस n2 × n2 प्लस n3 × n3, जितने हमारे पास ब्रेक होंगे कुछ ऐसे लिखते हैं और डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं जनरलाइज करते हैं ऐसे करके कि जो हमारे पास ये वो किसके इक्वल है, समेशन ऑफ ni mi डिवाइड बाय समेशन ऑफ ni। बात तो वही है, समेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं n1 m1 प्लस n2 m2 जितनी वैल्यू है यहाँ से i की जितनी वैल्यू हो सकती है हमारे पास मास है ना, यहाँ से कि जो i है सपोज i1 से लेके और यहाँ पे कितना 3 तक होगा, तो ऐसे करके 3 हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। ऐसे करके हो जाएंगे, बड़ा क्या करेंगे सिंपल स्टूडेंट जैसे ni से लेके यहाँ का फॉर्मूला है इसका नंबर एवरेज मोलिकुलर मास निकालने का, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अब ना अभी बात कर सकते एक ऐसी सकते हो क्लाइंट, फॉर अ सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ n polymer molecules, for a sample consisting of n polymer molecules containing n1 monomer molecules of molar mass m1, n2 monomer molecules of molar mass m2, etc. मतलब कुछ ऐसा है जिसमें हमारे पास n polymers अवेलेबल है,
पॉलीमर्स है हमारे पास, ठीक है। n का मतलब क्या होगा, ये जो n1 plus n2 करके ना वो किसी प्रोजेक्ट n पॉलीमर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हमारे पास कोई भी n1 नंबर ऐसे कुछ है, मोनोमेरिक यूनिट्स का मास कितना है m1, उसको इस तरह से लिखते हैं। अगर आपको ये सब नहीं भी पता होगा तो भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला फॉर्मूला, बस ध्यान ये रखना है हमारे पास क्या है, बेसिकली वो ब्रेक हो जाते हैं बीच में, ठीक है। तो ब्रेक होने के बाद जो कॉमन वाली को निकाल लो, उसका मास निकाल लो, क्या करना है n into m, यहाँ पे मान लो ऐसे वाला निकला 4 कार्बन से इसका 50 वाला होगा, तो वैसे निकाल लेते हैं n1 m1 plus n2 m2 plus ऐसे कैसे करके तो कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। फॉर्मूला ये हो गया। अब ना ये तो हमने सिंपल करके देखा, बट सिंपल नहीं होता है, इसके लिए क्या होता है, मेथड यूज होता है, हम लिखा मेथड ऑफ डिटरमिनेशन, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन। इसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने का जो मेथड उसको बोलते हैं ऑस्मोमेट्री, उसको बोलते हैं ऑस्मोमेट्री। अब हमें पढ़ना है ऑस्मोमेट्री के बारे में, कैसे वर्क कैसे करती है, फॉर्मूला कौन सा यूज होता है और उसको न्यूमेरिकल्स में यूज कैसे करेंगे, प्लॉट कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ये समझ रहा है कि इसको कैसे लिखना है। क्वेश्चन में क्या रखा होता है, एक कोई पॉलीमर है, आपको n1 की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे देखा होगा, नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, जनरली प्रश्न में रखा है नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास, मतलब मान लो पहले लिखते हैं 5 मोनोमेरिक यूनिट्स ऐसी हैं जिनका मास कितना है, सपोज 5000। 10 मोनोमेरिक यूनिट्स ऐसी हैं जिनका मास कितना है 2000। 12 मोनोमेरिक यूनिट्स ऐसी हैं जिनका मास कितना है, सपोज 1000। ऐसे करके है। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। कैसे निकालोगे, मतलब ये हो गया कि ऐसे वाली मोनोमेरिक यूनिट कितनी है 5, हमें ये नहीं पता है कौन सी वाली है। अब जैसे आपको एग्जांपल देते हैं 4 वाले कार्बन कंटेनिंग जो है वैसे ऐसे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मतलब ये है कि जो 5 यूनिट ऐसे जो एक जैसे दिखते हैं, 5 यूनिट ऐसे जो एक जैसे दिखती है, जिसमें मतलब मान लो 4 वाले, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये 4 वाले, तो पूरा निकाल के ऐसे हमें नहीं पता 4 कार्बन कितने कार्बन उसमें हमें नहीं पता ये सब, बट ये बोल रहा है कि ऐसे ना सेम दिखने वाली 5 मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, उनका मास कितना है हमारे पास 500। मास कितना सबका नहीं, एक का मास, ठीक है, इतना देखा है ऐसे करके। अब क्या निकालना है, नंबर एवरेज मोलर मास। कैसे निकालोगे, हमें ये पता है अगर एक का मास 5000 तो 5 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 into 5000 प्लस 10 into 2000 प्लस 12 into 1000 डिवाइड बाय n1 plus n2 plus n3, यानी कि 5 plus 10 plus 12। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद नंबर एवरेज मोलर मास। इस तरह से निकालते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बस बात इसकी होती है कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या सिंपल एक ये वाला पैटर्न होता है, इस वाले से क्वेश्चन आने का। दूसरा होता है कौन सा, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन। कई बार तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले मोलर मास एवरेज मोलर मास निकालने मैथड से पहले बोला कि नंबर एवरेज है, उसको निकालते हैं ऑस्मोमेट्री से। आगे हमें पढ़ना है विस्कोसिटी पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे ना विस्कोमीटर में देना काफी कुछ देखना। तो उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मान लो जो वेट एवरेज मोलर मास उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं लाइट स्कैटरिंग से, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि जो मेथड ऑफ डिटरमिनेशन होता है नंबर एवरेज मोलर मास का, वो क्या होता है, तो ऑस्मोमेट्री है उसका आंसर। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ऑस्मोमेट्री से कौन से वाला एवरेज मोलर मास निकलता है, तो कौन सा निकलेगा, नंबर एवरेज मोलर मास। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑस्मोमेट्री वाला पार्ट। ऑस्मोमेट्री, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, अलग अलग टर्म्स हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, सेकंड बात ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और थर्ड टर्म आती है इसमें रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको एक बार पहले क्लियर कर रही हूँ कि जितना आपको पढ़ाई होता है बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि ना इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। जितना आप पढ़ रहे हैं मोर सफिशिएंट, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जितना भी हो रहा है वो काफी है, इतना आपके क्वेश्चन हो जाएंगे प्रीवियस के सारे उसमें, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब मैं सिर्फ एक बार का ध्यान रखा करो, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं, जैसे आपको काइनेटिक्स एक्ट बाय काइनेटिक्स को टाइम देना पड़ेगा, वो डिजर्विंग चैप्टर है, उससे ज्यादा नंबर क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने मान लो काइनेटिक्स को 2 दिन दिए हैं और 2 ही दिन दे दिए इसको पॉलीमर वाले चैप्टर को, तो बहुत ही गलत बात है। पॉलीमर इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, उसमें बहुत ही सिंपल चीजें पूछते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए बस। अगर वो पता तो बहुत है। अब आपको ये नहीं कि हम एक अलग से बुक ढूंढेंगे, पढ़ेंगे पॉलीमर के बारे में, क्या करोगे, पढ़ के क्वेश्चन तो सिंपल से इसी तरह होते हैं। मान लो सिंपल निकाले फॉर्मूला NiMi बोले नहीं, बस खत्म, इतना ही मानना होता है, ठीक है। तो अलग अलग बुक ढूंढने की बिल्कुल नीड नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, इतने भाव में बड़ा चैप्टर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, वही करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा, जनरल न्यूमेरिकल आता है। अगर किस्मत अच्छी तो पूछने की नंबर एवरेज मोलर मास से क्या कौन सा निकलता है, ऑस्मोमेट्री से मार्क कर देना, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखो एक ना एग्जांपल होता है, 2 चीजें हैं, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। इन दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अगर टाइम पे भूल गए तो उल्टा हो जाता है। तो देखो डिफ्यूजन ऐसे समझ सकते हो कि डिफ्यूजन क्या होता है। इसका एग्जांपल ऐसा है, मान लो खाना गर्म करा आपने, कोई भी खाना बनाया, ठीक है, आपको ज्यादा खुशबू आ रही है, तो कोई खाना बनाया, ठीक है, तो कई बार क्या होता है बहुत दूर से क्या होता है खुशबू आ जाती है, वैसे वाला है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो खाना यहाँ पे रखा है, ठीक है, खाने की स्मेल उठ के यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई। तो बेसिकली जैसे आप पास आना स्टार्ट करोगे इसके, तो जो स्मेल है खाने की, जो खुशबू है खाने की, जो कहना है उसको, वो यहाँ तक पहुंचोगे तो वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है, तो क्या होगा, इस वाले यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में कंसंट्रेशन जो हाई है, क्योंकि यहाँ पे जो खुशबू आ रही है, जो खाने की जो स्मेल आ रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। खाने की खुशबू वैसे कम होती है, खाने की तो स्मेल ही होती है ना। खाने की जो स्मेल होगी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि यहाँ पे क्या होगी, बहुत वीक होगी, ये बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। वो कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन।
इसको हम बोलते हैं इसका प्रोसेस है डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करके कोई भी चीज है वो स्मेली क्यों ना बट मूव तो करिए ना, तो ये होता है मेरा डिफ्यूजन। उसके बाद बात आती है इसकी ऑस्मोसिस की, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो टू हाई कंसंट्रेशन, ओके। अब देखते हैं इसको, लो टू हाई हो गया। इसके बाद में कैसे होता है बेसिकली, ऐसे मान लो यहाँ पे ना सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट, इसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है, और यहाँ पर क्या है इस वाले कंपार्टमेंट में सपोज सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब उसमें अब सॉल्वेंट में अगर कुछ सॉल्यूट डाल दिया गया तो वो सॉल्यूशन बना होगा, है ना। तो इस वाले केस में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, जीरो, क्योंकि सॉल्यूट तो है ही तभी तो वो सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट यहाँ पर लगा दिया है परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है, सॉल्यूट नहीं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है, सॉल्यूट नहीं कर सकता। तो क्या होगा यहाँ पे मोशन जो होता है वो यहाँ से यहाँ होता है। तो अगर आप इसकी मूवमेंट देखोगे बेसिकली सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है, किसमें सॉल्यूशन की साइड में मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन कैसे हुई, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो थी, कभी उसने लो, यहाँ पे क्या कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो बेसिकली क्या यहाँ से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में मूवमेंट होगी किसकी, सॉल्वेंट। ऐसा देख लिया। तो मतलब ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो फ्लो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि आप सॉल्यूशन की साइड पे कितना प्रेशर लगाओ कि जो इसका ये मूवमेंट है ना सॉल्वेंट यहाँ से इस तरफ वो रुक जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक उसको रोकने के लिए जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ द सॉल्वेंट, इन्फ्लक्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम पाई बाय सी से। इससे थोड़े बाद आएंगे, पहले देखते हैं फॉर्मूला। देखो हमने 11th 12th क्लास में पढ़ा है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारे कंप्लीटली न्यू तो है नहीं, है ना। बेसिक में सारा आइडिया आपको मिला होगा इसका। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की, P इज इक्वल टू NRT की, देखो इस तरफ क्या हो, P इज इक्वल टू N by V RT, ठीक है। N by V नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, सो P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T। P क्या है, प्रेशर, तो इसको रिप्लेस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, किसकी जरूरत है, CR। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था 12th क्लास में, लेकिन तब हमें पता नहीं था कि ये तो हमने कुछ इग्नोर करके ये वाला बनाया गया है, कुछ इक्वेशन काफी ज्यादा इग्नोर करने के बाद ये आया है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू C1RT इनटू 1 प्लस B C1 प्लस दिस ऐसे ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो एक्चुअल इक्वेशन ये वाली, एक्चुअल इक्वेशन ये वाली। अब ना बात ये है, अगर आप ये कंसीडर कर लो कि B की वैल्यू बहुत 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 कम है, तो उसको इग्नोर करेंगे, सारी टर्म इग्नोर करके क्या बचेगा, पाई इज इक्वल टू C1RT तो माइनस ये वाला है, ठीक है। बट अब इस वाली इक्वेशन की बात है, एक्चुअल इक्वेशन ये वाली होती है। अब यहाँ पे जो C1 है ना, क्या कंसंट्रेशन है, किसमें है, लेकिन मोल पर लीटर में, ये किसमें है, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास मोल्स पर लीटर में, तो अगर मैं चाहती हूँ इसको रिप्लेस करना किसकी टर्म्स में, मैं चाहती हूँ ग्राम्स पर लीटर लिखो, या फिर मैं आपको ज्यादा वैल्यू काम करो, कुछ भी लिखो तो कैसे भी लिखो, बट मोलर मास इंक्लूड होना चाहिए यहाँ पर, मोलर मास इंक्लूड होना चाहिए। क्या कर सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ C/M, और ये बोल सकती हूँ तो C ना यहाँ पे ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर लीटर है, तो क्योंकि मोलर मास से ग्राम पर मोल में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर क्या मोल पर लीटर। तो हम काम कर सकते हैं C1 को रिप्लेस क्या करेंगे, C/M लिख देंगे, C1 को रिप्लेस करके C/M लिख देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू, बस ध्यान रखना C1 क्या है, मोल्स पर लीटर में है, C किसमें है, ग्राम पर लीटर में है, इसका सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अपना C/M into RT into 1 plus B into C/M plus this, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, reduced osmotic pressure which is pi by C, तो C को इस तरफ ले आओ, pi by C is equal to RT by M into 1 plus B CM plus this, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो अगर मैं काम कर ले, इसको पूरे को इग्नोर कर दें, आपको इन सबको इग्नोर कर देते हैं अगर, तो ये बोल सकते हैं कि pi by C किसके इक्वल है, pi by C is equal to RT by M plus मल्टीप्लाई में अंदर RT by M स्क्वायर, ये हो जाएगा, और प्लस ये भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो चाहो तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ना अगर मैं चाहूँ उसको इग्नोर कर दूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारी पूरी इक्वेशन हो गई है। अगर मैं आपको बोलती हूँ ग्राफ बनाना है किसका, यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पाई बाय C एंड C, कंसंट्रेशन वर्सेस दिस, कैसे बनाओगे, तो ग्राफ जो है वो ऐसा आता है, ग्राफ जो है वो ऐसा आता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो हमारे पास ये क्या चीज है, इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c ना, x क्या है, x प्लस c है, बाकी m बचा ना सारा, brt by m स्क्वायर, brt by m स्क्वायर, ये तो हो गई स्लोप, और इंटरसेप्ट ये हो गई हमारे पास, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, rt by m। तो अगर आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू पता चल जाए तो आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। m क्या है, m है आपका नंबर एवरेज मोलर मास, m क्या है, नंबर एवरेज मोलर मास, यानी कि m n, ठीक है। अगर आप ये वाला ग्राफ प्लॉट कर लेते हो पाई बाय C वर्सेस
से सी का और फिर उसकी इंटरसेप्ट अगर निकालते होगा वो किसके करोगी आर डी बाई एम की, तो वहां से एम निकालेंगे। आर क्या है 8.0 वाला है, ठीक है टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहां से एम की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वाला मेथड ऐसे यूज होता है हमारा ऑस्मोमेट्री का मेथड हमारे नंबर एवरेज मोलर मास की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। चलो अब ना उसके बाद आप एक चाहो तो लिख सकते हो लाइन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी which depends on number of molecules of the polymer, which depends on number of molecules of the polymer and not on their masses। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ना ही उसके मास पे। मॉलिक्यूल के मास से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड करती है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर एंड नॉट ऑन देयर मासेस एंड all the molecules whether heavy or light make equal contribution, and all the molecules whether heavy or light make equal contribution। मतलब उसको इस जो प्रॉपर्टी है ऑस्मोमेट्री जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रॉपर्टी है उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो हैवी है या फिर लाइट है,